हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे प्रीवियस पेपर यानी कि यूपीपीसीएल टी2 में जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस पूछा गया है आज से, यानी कि सभी प्रीवियस पेपर को क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। तो आज का यानी कि जो कि यानी कि 28 मार्च शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो उसको इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा, साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि किस प्रकार के संयोजन को विभिन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रमों का बीज योग्य समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर यानी कि व्युत्क्रम द्वारा कह रहा है वो भी यानी कि समतुल्य प्रतिरोध का, वो भी यानी कि बीजगणित योग का, ठीक है, बीजीय योग का, तो ये जो होता है दोस्तों यानी कि पैरेलल में होता है। किस में होता है? पैरेलल में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? पैरेलल। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी कि पैरेलल राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन की छड़ पर बमबारी करने से पहले न्यूट्रॉन को धीमा करने में कौन मदद करता है? यानी कि न्यूट्रॉन को जो धीमा करता है कौन मदद करता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए यानी कि इसको जो यानी कि धीमा करता है वो मॉडरेटर करता है। क्या करता है? मॉडरेटर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? मॉडरेटर। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा नहीं होता है, धीमी दौड़ के द्वारा नहीं होता है। चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है यानी कि मॉडरेटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी प्रकार का ट्रांसफार्मर एक स्टेप वोल्टेज, ठीक है, स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर में उपयोग किया जाता है, यानी कि स्टेबलाइजर में। ठीक है, और दोस्तों यानी कि स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर का जो हम उपयोग करते हैं वो हमको बताना है। और स्टेबलाइजर में दोस्तों यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। किसका? ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है बूस्टर ट्रांसफार्मर, तो बूस्टर ट्रांसफार्मर का प्रयोग स्टेबलाइजर में नहीं करते हैं। छोटे ट्रांसफार्मर दिया है, इसका भी उपयोग नहीं करते हैं, नहीं करंट ट्रांसफार्मर का करते हैं। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अच्छा, अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक स्व उत्साहित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक किस पर उपलब्ध है? ठीक है, यानी कि स्वयं उत्साहित में कहा रहा है। और देखिए दोस्तों, यानी कि स्वयं उत्साहित की अगर बात कर रहा है और वही अवशिष्ट चुंबक का, तो ये जो यानी कि उपलब्ध होता है यानी कि फील्ड वाइंडिंग में होता है। किस में होता है? यानी कि फील्ड वाइंडिंग में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये किस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो फील्ड वाइंडिंग जो दिया हुआ है ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, किस प्रकार की इंसुलेटर का उपयोग आमतौर पर केवल मध्यम वोल्टेज लाइनें के खंभे के कोने पर समाप्त करने के लिए किया जाता है? देखिए दोस्तों, अगर कोने पे कह रहा है वो भी यानी कि समाप्त पर, ठीक है, जहाँ पे यानी कि लाइन समाप्त हो वहाँ पे जो हम इंसुलेटर प्रयोग करते हैं वो सेकल टाइप का उपयोग करते हैं। किसका? सेकल टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन में क्या कह रहा है? पिन टाइप। तो पिन टाइप का उपयोग यानी कि 33 किलो वोल्ट तक करते हैं। ठीक है, एस्टे टाइप नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, और डिस्क टाइप का उपयोग लगभग 66 किलो वोल्ट तक किया जाता है। और एक बच रहा यानी कि सेकल टाइप, जो यानी कि मोड़ पे इसको लगाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, डिस्क प्रकार के इंसुलेटर में प्रत्येक इकाई या डिस्क को डिजाइन किया जाता है। किसमें? यानी कि डिस्क में कह रहा है। और डिस्क देखिए दोस्तों, यानी ये तो 66 किलो वोल्ट का होता है, लेकिन इसका जो प्रत्येक डिस्क होता है, जितना डिस्क होगा वो प्रत्येक यानी कि 11 किलो वोल्ट का होगा। कितना होगा? 11 किलो वोल्ट का होगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन है, ए में कह रहे 33 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट का नहीं होता है, नहीं 1.1 किलो वोल्ट का, नहीं 22 किलो वोल्ट का। ये जो होता है दोस्तों 11 किलो वोल्ट का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, टेस्ला की इकाई में चुंबक के किस पैरामीटर को मापा जाता है? यानी कि टेस्ला कह रहा है। देखिए, और जब ये टेस्ला है तो ये जो होगा दोस्तों यानी कि फ्लक्स घनत्व होगा। क्या होगा? फ्लक्स घनत्व होगा। ठीक है,
क्या होगा दोस्तों, यानी कि फ्लक्स घनत्व होगा या चुंबकीय क्षेत्र घनत्व होगा। ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे। ए में कह रहा है यानी कि चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का अनुचुंबकीय पाथ ये तो नहीं है दोस्तों, यानी कि टेस्ला इसकी इकाई नहीं है, और नहीं चुंबकीय क्षेत्र का है। ठीक है, ये जो है इकाई दोस्तों यानी कि चुंबकीय क्षेत्र घनत्व का है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यानी कि चुंबकीय क्षेत्र घनत्व, ठीक है, का जो यूनिट होता है दोस्तों ये टेस्ला होता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि 35 एसडब्ल्यूजी तांबे के तार में 5 एम्प्स की फ्यूज रेटिंग है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि देखिए फ्यूज को हमेशा क्या श्रेणी में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल है इस एक प्रकार का। तब इसको यानी कि दोस्तों यानी कि सीरीज में लगाया जाता है, वो भी यानी कि 5 का कह रहा है रेटिंग के, और 3 स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, 3 स्टैंडर्ड के साथ कह रहा है। तो हमेशा देखिए समानांतर कह रहा है तो इससे हमको कोई मतलब है नहीं। अगर सीरीज कहे तब उल्टा करना, अगर समानांतर कहे तो कितना 3 कह रहा है तो 5 और प्लस में यानी कि 5 और प्लस में यानी कि 5 जोड़ देना, ये इसका यूनिक ट्रिक है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा इस बार भी। ठीक है, तो देखिए 5 पर 5 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया, तीनों मिलाकर के 15 हो गया। ऑप्शन किस में दिया है, 15 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 15 एम्पियर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है 12 एम्पियर, 12 एम्पियर होता नहीं 10 एम्पियर होता है, नहीं 30 एम्पियर होता है। ओके, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया SF6 गैस की परवैद्युत सामर्थ्य होती है, किसका कह रहा है दोस्तों, SF6 का कह रहा है। और देखिए इसका जो परवैद्युत सामर्थ्य की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो दोस्तों यानी कि हवा से या एयर से जो होता है, यानी कि 2 से एयर से जो है 2 से यानी कि 3 यानी कि गुना होता है, 2 से यानी कि 3 गुना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जबकि ए में दिया है 10 से 20 गुना, तो ये तो बहुत ज़्यादा है भाई। सी में दिया है 1 से 2 गुना, ये कम हो रहा है थोड़ा। और डी में दिया है 5 से 10 गुना, ये भी थोड़ा ज़्यादा है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो दिया हुआ है, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि एक एकल फेज पंखे मोटर की दिशा को विपरीत किया जा सकता है, यानी कि सिंगल फेज मोटर की दिशा जो होता है उसको कैसे हम बदल सकते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में दिया है फेज और न्यूट्रल बदलकर, तो फेज और न्यूट्रल बदलकर इसका दिशा को यानी कि बदल नहीं सकते। संधारित्र का टर्मिनल बदल करके भी नहीं बदलेंगे। ठीक है, सी में दिया है टर्मिनल स्टार्टिंग वाइंडिंग, टर्मिनल किसी को एक में बदला। ठीक है भाई, रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को अगर किसी को एक को अगर चेंज करेंगे तो इसका रोटेशन का दिशा जो है बदल जाएगा। जबकि डी में दिया है रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग टर्मिनल दोनों को बदलेंगे तो यानी कि सेम ही दिशा में घूमेगा। लेकिन किसी एक को अगर बदलेंगे तो वो जो होगा दोस्तों यानी कि उसका दिशा जो होगा चेंज हो जाएगा। तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से किस बिजली संयंत्र की परिचालन लागत यानी कि कम से कम है। तो देखिए परिचालन लागत यानी कि चलाने का लागत। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम करा चुके हैं और इसी प्रकार का क्वेश्चन यानी कि पूछ रहा है। तो जो 80 जो आप लोग नए हैं तो मैं बता दूं प्ले लिस्ट में आप लोगों को यानी कि 80+ वीडियो मिलेगा। ठीक है ना, वहाँ से जाकर के सारा वीडियो देख लीजिए। और एक में मिलेगा आपको लगभग यानी कि 65 के आसपास, तो सारा वीडियो देख लीजिए, आपको एग्जाम क्लियर होने वाला है TG2। तो देखिए दोस्तों यानी कि परिचालन लागत की अगर बात किया जाए तो सबसे कम जो होता है यानी कि जल वाला का होता है, जिसको यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का होता है। ठीक है, हाइड्रो का ऑप्शन किस में दिया है, हाइड्रो। ए में कहा है डीजल इंजन का तो ये ज़्यादा है भाई, क्योंकि तेल तो बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है, हाइड्रो का यानी कि सबसे कम होता है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा यानी कि पानी पाया जाता है। ठीक है, पानी उपलब्ध है, इसलिए इसको चलाने के लिए पानी की आवश्यकता होता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। जबकि सी में दिया है न्यूक्लियर पावर का भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इस यूरेनियम का खरीदारी करना फिर उसको यानी कि कोयला का भी यानी कि ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन सबसे कम जो खर्च की बात किया जाए तो हाइड्रो का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है कौन इन्वर्टर से संबंधित है लेकिन बैटरी से संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी कि इन्वर्टर से संबंधित है लेकिन बैटरी से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों इन्वर्टर से संबंधित और बैटरी से जो संबंधित नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये जो है दोस्तों यानी कि चार्जिंग ट्रांसफार्मर है। क्या है, यानी कि चार्जिंग
ट्रांसफार्मर, ठीक है, चार्जिंग ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों। ए में क्या कह रहा है? तो अपघट है, तो अपघट नहीं है दोस्त, ये जो है यानी कि चार्जिंग ट्रांसफार्मर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जबकि बी में जो दिया हुआ है कैथोड, कैथोड से कोई मतलब ही नहीं, एनोड से कोई मतलब है ना, बैटरी है नहीं तो इसी मतलब नहीं है। चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस प्रकार की हानि को ताम्र हानि माना जाता है? ठीक है, यानी कि ताम्र हानि किसको हम मानेंगे? तो कोर हानि को तो ताम्र हानि मानेंगे नहीं भाई। बरस संपर्क प्रतिरोध हानि, और उसके बाद दिया है यानी कि घर्षण हानि, उसके बाद दिया है लोहा हानि। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यानी कि ये हानि जो माना जाएगा यानी कि ताम्र हानि जो माना जाएगा, ठीक है, ताम्र हानि हम मान सकते हैं यानी कि बरस संपर्क और प्रतिरोध हानि को क्या मान सकते हैं? तो ताम्र हानि मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से। तो घर्षण हानि को नहीं मानेंगे और नहीं लोहा हानि को मानेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में भारतीय विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति क्या है? भारत का कह रहा है यानी कि इंडिया का कह रहा है। ठीक है, देखिए भारत की अगर बात किया जाए तो 50 हर्ट्ज पे यानी कि सप्लाई होता है। ठीक है, जबकि अमेरिका की बात किया जाए तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है दोनों का। ठीक है, अमेरिका की बात किया जाए तो 60 हर्ट्ज होता है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आएगा आप लोग के शिफ्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है 45 हर्ट्ज तो होता नहीं है, 60 हर्ट्ज जो होता है ये अमेरिका का होता है। किसका होता है? अमेरिका का होता है। 55 हर्ट्ज तो होता नहीं है, 50 हर्ट्ज जो होता है जो कि ऑप्शन डी में दिया है भारत का होता है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा क्योंकि भारत वाला हमसे पूछ रहा है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि कौन सा स्टीम पावर जनरेटर का हिस्सा नहीं है? ठीक है, यानी कि पावर जनरेटर का हिस्सा कौन सा नहीं है वो हमको बताना है। तो चलिए भाई ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि जल टरबाइन। क्या कह रहा है दोस्तों? ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि जल टरबाइन। तो जल टरबाइन जो है यानी कि स्टीम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये यानी कि जल टरबाइन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, कौन सा डायोड यानी कि बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यानी कि बैटरी चार्जिंग के लिए जो प्रयोग करते हैं कौन सा डायोड का प्रयोग करते हैं? तो देखिए बैटरी चार्जिंग के लिए जो प्रयोग करते हैं यानी कि कांस्टेंट करंट डायोड का, कांस्टेंट यानी कि करंट डायोड का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर को स्टार से डेल्टा में जोड़ा जाता है तो फेज वोल्टेज होता है। किस में कहा रहा है दोस्तों? यानी कि स्टार से यानी कि डेल्टा, और स्टार से जो डेल्टा में जोड़ा जाता है तो यानी कि फेज वोल्टेज हमसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों इस समय जो फेज वोल्टेज होता है लाइन वोल्टेज के समान होता है। क्या होता है? यानी कि लाइन वोल्टेज के यानी कि इक्वल होता है, समान होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में कह रहा है लाइन वोल्टेज के समान। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग को कहा जाता है। किसको? यानी कि भूमिगत को। ठीक है ना, यानी कि भूमिगत ठीक है, यानी कि भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग को जो कहेंगे, क्या कहेंगे वो हमको बताना है। तो देखिए अगर भूमिगत वाला हमसे पूछ रहा है तो भूमिगत को दोस्तों जो कहा जाता है, ठीक है, भूमिगत को कहा जाता है कंसील्ड या कंड्यूट डक्ट पाइप। ठीक है, या डक्ट वायरिंग कह सकते हैं या कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग कह सकते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है वेटन वायरिंग नहीं कहेंगे, नहीं केसिंग कैपिंग वायरिंग कहेंगे। इसको जो कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है कंसील या डक्ट वायरिंग कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि 3 फेज सिस्टम में वाइंडिंग के मध्य फेज अंतर कितना होता है? देखिए दोस्तों इजी ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बार बार जितना क्वेश्चन हम कराए हैं एक्सेप्टेड क्वेश्चन का सारा प्रश्न आप लोग देख लीजिए। 150 में से लगभग 130 से 135 नंबर आपको आने वाला है, जो जितना हम कराए हैं उतना ही से, समझे ना। और यानी कि ये सेट चला लेते हैं फिर से, यानी कि चालू करेंगे यानी कि एक्सेप्टेड क्वेश्चंस का ही। ठीक है ना,
तो आप लोग प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए 3 फेज का जो होता है दोस्तों यानी कि 120 डिग्री होता है अंतर, जबकि वहीं पे अगर सिंगल फेज का पूछता तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों यानी कि 90 डिग्री होगा। तो ये सब ध्यान रखना है किस चीज़ का पूछ रहा है। सिंगल फेज का तो 90, 3 फेज का तो 120, ए में कह रहा है यानी कि 90। तो ये तो है दोस्तों यानी कि सिंगल फेज का, तो सिंगल फेज का पूछ नहीं रहा है। ये जो है दोस्तों यानी कि 3 फेज का जो कि 120 दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर भी कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, प्रीवियस पेपर में। तो आप लोग के लिए कहना चाहूँगा प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।